हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा। ये विषय तो पुराना है मगर इस कहानी में कुछ नयापन है और इस कहानी का अंत आपको चौंका सकता है। सुनिएगा। रुद्राणी को नए मोहल्ले में किराए पर मकान लिए अभी 1 हफ्ता ही बीता था। इस छोटी सी अवधि में ही रुद्राणी के घर के ठीक सामने वाले घर से सुबह शाम मियाँ बीबी के बीच लड़ाई झगड़े, चीखने चिल्लाने, बर्तनों के पटकने की आती आवाजों ने रुद्राणी को बहुत परेशान कर दिया है। अपनी बालकनी में खड़े होकर रुद्राणी ने ध्यान दिया और थोड़ी सी जानकारी सामने वाले घर में काम करने वाली उस कामवाली ने दे दी जो अब रुद्राणी के घर भी काम कर रही थी। कामवाली ने बताया, सामने वाले घर में रहने वाले परेश दूसरे शहर में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गई तो वो अपने घर वापस आ गए। उसके बाद फैक्ट्री में हुई छटनी के कारण परेश की नौकरी चली गई है। एक सुबह अपने पति के साथ चाय का लुत्फ लेने के इरादे से बालकनी में बैठी रुद्राणी की चाय तब कसैली हो गई जब सामने वाले घर से चीखने चिल्लाने, बर्तन पटकने की आवाजें आने लगीं। तभी रुद्राणी की नजर सामने घर से काम करके निकल रही काम वाली पर पड़ी जो अब उसके घर ही आ रही थी। रुद्राणी अपना और अपने पति का खाली कप लेकर उठते हुए बोली, अभी पूछती हूँ काम वाली से कि सामने वाले घर में आज किस बात पर झगड़ा हो रहा है। रुद्राणी के पति ने कहा, दूसरों के घरेलू मामलों में ताक झांक करना ठीक नहीं है। रुद्राणी ने कोई जवाब ना दिया और वहां से चली गई। काम वाली ने बर्तन धोते धोते रुद्राणी को बताया, क्या बताऊं मेम साहब, जब से साहब की नौकरी छूट गई है तब से उनके यहाँ कलह के सिवा कुछ होता ही नहीं। साहब मुझे हटाने के लिए भी कह रहे हैं। मेम साहब से कहा कि खुद बर्तन धोया करो, इस बात पर भी झगड़ा हो चुका है। मारपीट तो रोज का किस्सा हो गया है। मारपीट? रुद्राणी का खून खौल उठा। रुद्राणी को औरतों के प्रति हो रही घरेलू हिंसा से सख्त नफरत है। इसके लिए वो आदमियों को कम और औरतों को ज्यादा जिम्मेदार समझती है, जो चुपचाप जानवरों की तरह मारपीट सहती रहती हैं, कभी शिकायत नहीं करती, विरोध भी नहीं करती। इसी से इन आदमियों का हौसला बढ़ता जाता है। अगर एक बार औरत हिम्मत कर ले तो फिर आदमी हिम्मत नहीं करेगा उस पर हाथ उठाने की। रुद्राणी ने तो अपने पति पर इतना अंकुश लगा रखा है कि गाली गलौज मारपीट तो बहुत दूर की बात है। वो रुद्राणी से ऊंचे स्वर में बात तक नहीं कर सकते। गुस्से से भरी रुद्राणी वापस अपने पति के पास आकर धम्म से बैठ गई। क्या हुआ रुद्राणी? काम वाली ने क्या बताया? रुद्राणी के पति ने पूछा। गुस्से से भरी रुद्राणी फूट पड़ी। होना क्या है, वही जो सदियों से होता आया है। जनाब की नौकरी छूट गई है तो सारी खिसियाहट, सारा फ्रस्ट्रेशन औरत के ऊपर निकाल रहे हैं। पता नहीं बेचारी कैसे रहती होगी सारा दिन ऐसे जानवर आदमी के साथ। रुद्राणी के पति ने उसे शांत करते हुए कहा, रुद्राणी, हम अपने व्यवहार पर काबू रख सकते हैं, दूसरा क्या कर रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। रुद्राणी पति के चेहरे पर निगाहें गड़ाए हुए बोली, क्यों नहीं कर सकते? उनके घर की लड़ाई झगड़े से मुझे अशांति होती है, मैं तो बोलूंगी। पति को चिंता हो गई। तुम क्या बोलोगी? रुद्राणी ने कहा, यही कहूंगी कि आइंदा से अपने पत्नी के साथ गाली गलौज मारपीट की तो हवालात में डलवा दूंगी। रुद्राणी के अंदाज को देखकर उसके पति ने समझ लिया कि कॉलेज में छात्र नेता रही रुद्राणी जब तक पत्नी के साथ मारपीट करने वाले परेश को सबक नहीं सिखा देगी तब तक वो शांत बैठने वाली नहीं। रुद्राणी ने मोहल्ले के ही कुछ शांतप्रिय 7-8 लोगों के साथ मिलकर परेश को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। एक रात करीब 8 बजे रुद्राणी डिनर तैयार कर रही थी कि सामने वाले घर से फिर चीख पुकार के साथ बर्तनों की उठापटक की आवाजें आने लगी। रुद्राणी को समझते देर नहीं लगी कि जरूर पत्नी के बनाए खाने में कोई कमी होगी
या फिर जानबूझकर खामियां निकालकर ये आदमी हंगामा मचा रहा है। आज तो उसकी खैर नहीं। कहकर रुद्राणी ने गले में दुपट्टा डाला और मोहल्ले के लोगों को लेकर सामने वाले घर की डोरबेल बजा दी। डोरबेल बजते ही घर के अंदर सन्नाटा छा गया, मगर दरवाजा नहीं खुला। रुद्राणी ने फिर बेल बजाई। घर के अंदर वालों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। रुद्राणी ने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, लगता है अंदर हालात सही नहीं हैं। परेश ने बीवी के साथ जमकर मारपीट की होगी, तभी वो उसे दरवाजा नहीं खोलने दे रहा है। साथ आए लोगों ने रुद्राणी की बात से सहमत व्यक्त की। अब क्या करें, एक पड़ोसी फुसफुसाया। रुद्राणी ने फिर डोरबेल बजाई और बजाती ही चली गई। आखिर अंदर वालों को दरवाजा खोलना ही पड़ा। दरवाजा परेश की बीवी शिखा ने ही खोला। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। रुद्राणी ने शिखा के सर के थोड़े से बालों को गीला देखकर अंदाजा लगाया कि शिखा ने अभी अभी मुंह धोकर बालों में कंघी कर उन्हें संवारा है। उसके कपड़े भी बिल्कुल व्यवस्थित लग रहे हैं। शायद दरवाजा खोलने से पहले कपड़ों को बदला है। जी कहिए, अत्यंत मिठास से शिखा ने कहा। बेचारी दिल में कितना दर्द छुपाए है, फिर भी कैसे मुस्कुराकर बोल रही है। रुद्राणी ने अपने साथ आए लोगों पर एक निगाह डाली। फिर शिखा को परे करते हुए सब लोग घर के अंदर घुस गए। बेडरूम के पास खड़ी होकर रुद्राणी चिल्लाई, हेलो मिस्टर परेश, जरा बाहर आइए। बहुत मर्दानगी दिखा ली आपने अकेली औरत के साथ। मारपीट करते शर्म नहीं आती आपको? बाहर आइए तुरंत। आपसे ही कह रही हूँ, पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर रखी है आपने। कहते हुए रुद्राणी ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। इधर रुद्राणी ये सब बोल रही थी, उधर उसके साथ आई महिलाएं शिखा को हिम्मत दे रही थीं। अब तुम अकेली नहीं हो शिखा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हो रहे अत्याचार को हम बंद करवा कर रहेंगे। शिखा हकबकाई सी उन औरतों के चेहरे देख रही थी। श्रीमान जी बाहर आइए, आज हम आपसे मिले बगैर नहीं जाने वाले। साथ आए पुरुषों ने भी बेडरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। आखिरकार परेश को कमरे के बाहर आना ही पड़ा। परेश के बाहर आते ही कमरे के सामने सीना फुलाए खड़े आदमी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गए। रुद्राणी सहित सभी महिलाओं की नजर परेश पर पड़ी। उसके चेहरे की तरफ देखते ही महिलाएं सकपकाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और रुद्राणी, उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक चुकी थी। उसके गुस्से के ज्वालामुखी से बहते लावे की सूरत और सीरत दोनों ही बदल गई थीं। कमरे से निकलते परेश के माथे पर बैंडेज लगा था और होंठ के किनारे पर चोट का निशान था। उसके गालों पर खरोंच का निशान चमक रहा था, जो शायद 2-3 दिन पुराना था। उसकी इन चोटों की पीड़ा के साथ उसके मन की पीड़ा भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। परेश की हालत देख रुद्राणी के तो शब्द ही सूख गए। उसके साथ गए मिस्टर तिवारी ने सहमते हुए परेश से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपके ये चोटें कैसे? मेरा मतलब। मिस्टर तिवारी को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या पूछे। परेश के मन की पीड़ा उसकी आंखों से रिसने लगी। मिस्टर तिवारी ने परेश को कुर्सी पे बिठाया। वहां मौजूद सब लोग परेश की ओर मुखातिब हो गए सिवा रुद्राणी के। रुद्राणी दीवार से सटी खड़ी परेश की बीवी को देख रही थी, जिस पर उसके पति द्वारा किए जा रहे अत्याचार का अंत कराने वो मोहल्ले के लोगों सहित आई थी। मगर यहाँ तो सब दृश्य ही उल्टा मिला। परेश कुर्सी पर बैठा फूट फूट कर रोते हुए बता रहा था, जब से लॉकडाउन के बाद मैं घर आया हूँ, तब से इस औरत ने मेरा खाना पीना सोना उठना बैठना सब हराम कर रखा है। नौकरी छूटने के बाद ताने मार मार के मेरा सांस लेना मुश्किल किए है। मेरी खोपड़ी पर चढ़कर बैठ गए हो, सारा दिन पड़े पड़े खाते रहते हो। 24 घंटे तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं ऊब गई हूँ।
पागल हो रही हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ऐसी टुटपुंजिया नौकरी है तुम्हारी कि 4 पैसे भी जमा नहीं कर सकते, जबकि मैं अपने लिए कुछ जरूरी खर्च निकाल कर सारी तनख्वाह इसके हाथ पर ही रखता हूँ। खुद ये अपनी फिजूल खर्ची पर ही रोक नहीं लगा पाती। पैसे जोड़ना नहीं आता इसे। मैं तो ज्यादातर अपनी नौकरी पर ही रहता हूँ, तो ये बिल्कुल आजाद रहती है। जब मन किया तब सो कर उठी, मन किया तो खाना बनाया, वरना रेस्टोरेंट से ही मंगवा लिया। अब मैं आ गया हूँ तो इसकी आजादी में खलल पड़ गया। खाना बनाना पड़ा, जो इसकी आदत नहीं है। इसकी हरकतों का विरोध करने पर ये मुझे दहेज कानून में फंसाने की धमकी देती है। घर के सब काम करवाती है। मना कर देने पर चीख पुकार मचाकर तोड़फोड़ शुरू कर देती है। जो भी चीज हाथ में आती है वही उठाकर मुझे मार देती है। परेशान हो गया हूं मैं। जी चाहता है फांसी लगाकर इस गृह क्लेश से छुटकारा पा लूं। रुद्राणी के सामने खड़ी शिखा अपने पति परेश को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी, और मोहल्ले के लोग अपने अपने वो संवाद भूल चुके थे जो एक अबला पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने और मर्द को धमकाने हड़काने के लिए रट कर आए थे। मगर यहाँ पर तो एक महिला ही अपने पति को शोषित कर रही थी। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या बोले। थैंक यू।